शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे विधायक। विधानसभा में डेंगू को लेकर सरकार की घेराबंदी, विपक्ष ने कहा सरकारी अस्पताल नहीं दे पा रहे इलाज, सत्ता पक्ष ने किया पलटवार, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ बीमारियों को लेकर सजग सरकार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी, मायावती ने कल बुलाई बैठक, यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको बता दें, यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में मौजूद रहे। 26,760 करोड़ 67 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 7,421 करोड़ की नई योजनाओं की व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज यहां विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। 26,760 करोड़ 67 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसमें 7,421 करोड़ की नई योजनाओं की व्यवस्था की गई है। एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पेश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया है। इसमें 7,421 करोड़ की नई योजनाओं की व्यवस्था की गई है। क्या जानकारी है बजट को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा, और इसमें 26,760 करोड़ रुपए 67 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इसमें सबसे अधिक जो फोकस रहा वो अयोध्या और वाराणसी और मथुरा को लेकर के बजट अलग से भी किया गया है। और इसमें जो परियोजनाएं हैं 7431 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम ऐसे विकास के भी मुद्दे और शिक्षा से भी जुड़े हुए जो बजट है इसमें देखने को मिला है। चलिए विनय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को डेंगू के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपकी सरकारी अस्पताल इलाज नहीं दे पा रहे, इसका मतलब गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। और अगर ये सरकारी रहती है और सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा तो बताएं कि कहाँ इलाज ज्यादा हुआ। क्या जान नहीं बचा पाने जैसी परिस्थितियां नहीं है? इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसा प्रश्न होगा वैसा ही उत्तर आ रहा है। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है। सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए, आपने केवल डेंगू की बात की है, जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है
और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा में मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सरकार ने गेहूं खरीदी या निजी कंपनियों को खरीदवाया। मैं कहना चाहता हूं कि खेती के उपकरणों पर जीएसटी 12% से 18% है। क्या डबल इंजन की सरकार किसानों की मदद के लिए जीएसटी कम करेगी या अपने खजाने से किसानों को सुविधा देगी, ये एक सवाल है। माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, अगर ये बात सच है तो आज धान कितनी खरीद हो गई है, माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, यहाँ भी बैठे हैं। वो आगे आएगा, धान की वो आगे आएगा और वो आगे है अध्यक्ष महोदय, वो आगे आएगा। अभी क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या प्राइवेट कंपनियों को खरीदा? जीएसटी आप बढ़ाइए मत। मैं आपसे केवल ये चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जीएसटी इतने 12% से लेकर के 18% आप इक्विपमेंट्स और जो फार्मर्स यूज करते हैं वो ले रहे हैं। क्या डबल इंजन की सरकार और रेवेन्यू सरप्लस सरकार और लगातार चलती हुई सरकारें, दिल्ली में 10 साल और यूपी की लगभग 7 साल, क्या ये किसान की मदद के लिए आप जीएसटी कम करेंगे या आप अपने खजाने से दोगे किसानों को सुविधा या नहीं दोगे? लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे सपा विधायक। आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया था। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया। अस्पतालों की बदहाली, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया है। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है, जिसके चलते सपा के विधायक पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे, प्रदर्शन किया। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना किसानों का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया है। इसी के साथ ही अस्पतालों की बदहाली, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी यहाँ पर सपा के विधायकों ने उठाया। तो विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें, जहां बैनर पोस्टर लेकर सपा के विधायक पहुंचे, प्रदर्शन किया, सरकार को घेरने की कोशिश की। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर विधायक करते नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे आशिफ हमारे साथ जुड़ गए। आशिफ, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था, लेकिन विधानसभा के बाहर की तस्वीरें जो सपा विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, सरकार को घेरने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, बता दूं कि विधानसभा सत्र को लेकर सरकार ने काफी कुछ तैयारियां की थी। सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और शांतिपूर्ण ढंग से सत्र का संचालन हो, इसके लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक बुलाई थी, वार्ता किया था। लेकिन आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन जब अनुपूरक बजट पास होना था, तब उसके पहले ही विधानसभा के बाहर सपा विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर सपा विधायक पहुंचे थे और कार्रवाई शुरू होने के पहले ही इनका प्रदर्शन शुरू हो गया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इनका मुख्य मांग थी कि महंगाई, बेरोजगारी और गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अस्पताल की बदहाली और कानून व्यवस्था को लेकर भी सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के बाद जब सत्र शुरू हुआ, तब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच काफी नोकझोंक हुई। और बता दूं कि जो लेटेस्ट खबर यह है कि कल 11 बजे तक सत्र स्थगित कर दिया गया भारी विरोध और हंगामे के चलते। तो कहीं न कहीं सपा विधायकों ने, जो एक बड़ा दल है विपक्ष का और प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं न कहीं विधानसभा सत्र चालू है उसको प्रभावित भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, गन्ना किसानों, बेरोजगारी, महंगाई, अस्पताल की बदहाली और कानून व्यवस्था के जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर भी उठाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है इन तमाम मुद्दों को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा सत्र जो शीतकालीन सत्र है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से
आक्रामक मोड में आ गई है और यही वजह है कि जो है लगातार प्रदर्शन सपा के जो विधायक कर रहे हैं, विधानसभा परिसर के भी भीतर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन की आशंका सरकार को पहले ही से थी, यही वजह रही कि तमाम तरह के नियम भी लगाए गए थे, यहाँ तक कि मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी और सरकार की तरफ से विपक्षी दलों से वार्ता भी की गई थी और यहाँ तक कि सपा को खुश करने के लिए उन्हें एक बड़ा कार्यालय भी दिया गया था। इन सब के बावजूद जो है सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति पहले से ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैठक कर बना लिया था और जिसका नतीजा रहा कि भरपूर तरीके से सरकार के इस सत्र का विरोध हुआ और महंगाई कानून व्यवस्था को लेकर सपा ने आड़े हाथों लिया। जी चलिए आशिफ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है। कल 11 बजे बीएसपी कार्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। नेताओं पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी मायावती। बैठक में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जवाब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। नेताओं पदाधिकारियों को संबोधित करने वाली है मायावती। कल 11 बजे बीएसपी कार्यालय में बड़ी बैठक होगी। नेताओं पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी मायावती। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी जिला अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती कल बैठक लेने वाली है। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, जहां मायावती ने संबोधित करेंगी। कल सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे आशिफ, हमारे साथ जुड़ गए। आशिफ, कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, जिनको संबोधित करेंगे मायावती। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी यहां पर शुरू कर दी है बीएसपी ने। जी बिल्कुल, बता दूं कि कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है और यह बैठक बीएसपी कार्यालय पर सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी और जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष के साथ साथ जो कैडर नेता वहाँ भी मौजूद रहेंगे और सूत्रों का अभी कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और जो गलती बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले लोकसभा चुनाव में किया था उसे वह दोहराना नहीं चाह रही है। यही वजह है कि कैडर नेताओं को उन्होंने फील्ड में जाने को कह दिया और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती का यह भी तैयारी है कि लोकसभा चुनाव में जितने ज्यादा से ज्यादा एससी वोट हैं और साथ ही साथ पिछड़े के साथ साथ मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जो है पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी और लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो, इसके लिए भी कल होने वाली बैठक में या अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगी, क्योंकि साफ जाहिर है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है कहीं न कहीं जातिगत वोटों को साधने में जो दल जो है सफल रहेगा उसी की जीत तय मानी जा रही है और मायावती को साफ तौर पर यह पता चल चुका है कि एक सबसे ज्यादा वोटों की संख्या अगर देखी जाए यूपी में तो एससी वोटों की है, उसके बाद जो है मुस्लिम और अन्य जो है वर्गों की है, तो कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों को मिलाकर
बसपा अपने कैडर वोटों के बूते पर अपने प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा जीत दिलाएगी और इस बैठक में यही बसपा सुप्रीमो का मंत्र भी रहेगा। जी चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। चलिए खबर का रुख करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। अनुपूरक बजट प्रदेश में विकास की गति को और रफ्तार देगा। सरकार की जो कार्य योजना है ये बजट उन्हें पूरा करेगा। वही डिप्टी सीएम ने उत्तराखंड टनल से 41 लोगों के रेस्क्यू की होने पर उत्तराखंड के सीएम को बधाई भी दी। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल हो गया है। जब जब विपक्ष की सरकार सत्ता में रही तब तब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। अन्य सरकारों में अपराधियों का बोलबाला था। सपा के राज्य में गुंडा राज और अपराधियों का बोलबाला था। उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। उत्तराखंड में जो घटना घटी है हम इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने जो अद्भुत काम किया है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अद्भुत काम किया है। सबसे बड़ी बात थी जो हमारे मजदूर जो फंसे थे उनको निकालने में अंत में हमारे मजदूर भाई ही पूरी ताकत लगाए और जब ईश्वर की कृपा हुई तो धीरे धीरे जिस ढंग से हमारे मजदूर भाइयों ने उसको खोद करके निकाला है, वास्तव में ये ईश्वरीय गति ही थी कि सब लोग सुरक्षित हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। विपक्ष जो है पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको अपने जो कार्यकाल है उनकी बातें याद रहती हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में जब जब उनकी सत्ता रही तब तक डूबा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगों का स्टेट कहा जाता था, अपराधियों का मनोबल चरम पर था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे देश के पैमाने पर हम नंबर 1 पर हैं। और इसके अलावा जो अपराधी हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर है या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में बेहतर प्रदेश के रूप में होती है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में होने लगी है। चलिए ललितपुर से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आटा चक्की संचालक जावेद अली ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। गेहूं पिसवाने आए ग्राहक की बोरी में मिले 2 लाख से ज्यादा के गहने चक्की संचालक ने ग्राहक को वापस लौटाए हैं। चक्की में डालते समय गेहूं की बोरी में गहने मिले थे। आटा चक्की चलाता है युवक जावेद अली। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पिसनारी तिराहे का मामला बताया जा रहा है। ईमानदारी की मिसाल पेश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ललितपुर से। आटा चक्की संचालक जावेद अली ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। गेहूं पिसवाने आए ग्राहक की बोरी में 2 लाख से ज्यादा के गहने मिले, वापस लौटाए हैं ग्राहक को। आटा चक्की चलाता युवक जावेद अली। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आटा चक्की संचालक जावेद अली ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। गेहूं पिसवाने आए ग्राहक की बोरी में 2 लाख से ज्यादा के गहने मिले। चक्की संचालक ने ग्राहक को वापस लौटाए हैं गहने। चक्की में डालते समय गेहूं की बोरी से ये गहने निकले थे। आटा चक्की चलाता युवक जावेद अली। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पिसनारी के तिराहे का मामला बताया जा रहा है।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। औद्योगिक विकास के नए अध्याय का होगा शुभारंभ। गीडा के स्थापना दिवस पर लोकार्पण शिलान्यास है। 800 करोड़ के निजी निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण है। 500 करोड़ के निवेश के लिए नए भूखंडों का आवंटन है। 150 करोड़ के अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास। महत्वाकांक्षी कालीसर व्यावसायिक परियोजना लॉन्च करेंगे। बड़े उद्यमी संघ बैठक कर सीएम योगी निवेश का मंत्र देंगे। प्रगति मैदान की तर्ज पर होगा 4 दिनी गोरखपुर ट्रेड शो। औद्योगिक विकास के नए अध्याय का शुभारंभ होने जा रहा है। देखिए, गीडा के स्थापना दिवस पर लोकार्पण शिलान्यास होगा कई परियोजनाओं का। लखनऊ से अगली खबर आपको बताते हैं। घुसखोरी की सूचना पर एलडीए लालबाग में एलआईयू और पुलिस की दबिश। एलआईयू टीम ने छापा मारा है। कई कर्मचारी गायब हुए। एक बिल्डर और एक जेई का नाम चर्चा में है। प्रवर्तन जोन 5 में जमकर सीलिंग में डीलिंग का खेल जारी है। घूसखोरी की सूचना पर एलडीए लालबाग में एलआईयू और पुलिस की दबिश। एलआईयू टीम ने छापामार कार्रवाई की है। कई कर्मचारी मौके से गायब रहे। एक बिल्डर और एक जेई का नाम चर्चा में। मथुरा से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आगे चल रहे ट्रक में जा घुसा अनियंत्रित टेम्पो। ओवरटेकिंग की वजह से घटना की आशंका है। छाता से लौट रहे थे सभी टेम्पो सवार। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोसी कलां के दिल्ली आगरा हाईवे की घटना बताई जा रही है। जौनपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता देते। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। दुकान पर शराब पीने से मना करने पर हमला किया। बारातियों ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दोनों की मौत हो गई है। चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया था। जौनपुर के खेतासराय थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। दुकान पर शराब पीने से मना करने पर हमला किया। बारातियों ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया है। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दोनों की मौत हो गई है। चलिए, झांसी से खबर आपको बता देते हैं। यहाँ बुजुर्ग महिला की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। चचेरे दामाद ने बुजुर्ग महिला की हत्या की। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। जनपद में बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है जरबो। उस गांव में आज शाम को ट्यूबवेल से पानी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद के दौरान दोनों परिवार में आपस में लड़ाई हो गई। 2 चाचा तो के पूरा लड़के आपस में लड़े थे। आरोप ये है कि उसमें एक व्यक्ति ने 75 साल की बुजुर्ग महिला को कुल्हाड़ी से मार दिया, जिसको वजह उनका मृत्यु हो गई है। और अभी घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा और अनिल लोग द्वारा किया गया। फील्ड यूनिट का इंस्पेक्शन पूरा हो गया है। अभी कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया है और 4 लोगों को नामजद किए हैं जो पूरा परिवारिक लोग हैं। और उसमें एक व्यक्ति को हम लोग हिरासत में भी ले लिया गया। इसमें कुछ तथ्य कुछ संदिग्धता का परिस्थिति में जा रहा है, जो पूरा विवेचना के दौरान पता चल सकती है। फिलहाल अभी हम लोग 4 नामजद में एक हिरासत में ले लिया और जो वेपन है वो वादी के घर के अंदर से बरामद किया है। अन्य तथ्यों के आधार पर विवेचना की जाएगी।
इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।